आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के भीतरी खेल के बारे में। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में जो असली जीत हार होती है ना, वो सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि काफी हद तक हमारे अपने दिमाग और हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतने समझदार, इतने कामयाब लोग भी स्टॉक मार्केट में आकर अपना पैसा गवा देते हैं? क्या उन्हें चार्ट्स देखने नहीं आते, या फिर वजह कुछ और ही है? और इसका जवाब सच कहूं तो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका लेना देना टेक्निकल एनालिसिस से बहुत कम है और इंसान के अपने दिमाग, उसकी फीलिंग्स और उसके मेंटल डिसिप्लिन से कहीं ज्यादा है। आज हम इसी साइकोलॉजी को थोड़ा और करीब से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट लोगों को अपनी तरफ खींचता कैसे है। इसका जो एक अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है। देखिए, जाने माने लेखक अलेक्जेंडर एल्डर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग असल में एक साइकोलॉजिकल अखाड़ा है, कोई टेक्निकल मुकाबला नहीं। मतलब यहाँ असली लड़ाई किसी और से है ही नहीं। लड़ाई तो खुद के डर, लालच और बेसब्र होने जैसी भावनाओं से है। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही गलत वजहों से हैं। किसी को लगता है कि ये रातों रात अमीर बनने का तरीका है, तो किसी को इसमें एक थ्रिल, एक जुए जैसा मजा आता है। कुछ लोग अपनी 9 से 5 की बोरिंग जॉब से भागना चाहते हैं, और कुछ है जो बस ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं। और यकीन मानिए, ये सारी वजह अक्सर सीधे नुकसान की तरफ ही ले जाती हैं। लेकिन ये तो हुई सपनों की दुनिया। हकीकत हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब इस खेल की असली सच्चाई पर एक नजर डालते हैं, जो अक्सर कोई बताता नहीं है। एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। आम ट्रेडर जैकपॉट मारने और उस थ्रिल के पीछे भागता है, जबकि एक प्रोफेशनल कंसिस्टेंसी और रिस्क को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। एक को बस ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो दूसरा अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाने पर लगा रहता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। और अब आती है वो कड़वी सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। सच ये है कि यहाँ ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं। ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास हमसे कई बेहतर साधन हैं। और तो और हर ट्रेड पर जो खर्च आता है वो धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खाता रहता है। तो ये जो आसानी से पैसा बनाने का सपना है ना, वो बस एक सपना ही है। तो सवाल उठता है कि अगर मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है, तो फिर कौन है? और जवाब ये है कि अक्सर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जाने अनजाने में खुद का ही नुकसान कैसे कर बैठते हैं। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स ना एक इमोशनल लूप में फंस कर रह जाते हैं। ये शुरू होता है उम्मीद और कॉन्फिडेंस से। फिर कुछ ट्रेड्स में जीत मिलती है और आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसी के चक्कर में एक बड़ा अचानक से नुकसान हो जाता है। और फिर आता है डर और हिचकिचाहट। और इसके बाद ट्रेडर एक सिस्टम से दूसरे पर कूदना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि कहीं कोई जादुई होली ग्रेल मिल जाएगा। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल साबोटाज, यानी खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये तब होता है जब आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपके लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। जैसे नुकसान होने के बाद गुस्से में बदला लेने के लिए ट्रेड करना, या डर के मारे छोटा सा प्रॉफिट देखकर ही भाग जाना। ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो दुश्मन मार्केट नहीं है, दुश्मन तो अपनी ही बेकाबू भावनाएं हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये साफ दिखाता है कि 3 तरह के बर्ताव सबसे आम हैं और सबसे खतरनाक भी। पहला, इम्पल्सिव होकर यानी बिना सोचे समझे ट्रेड कर लेना। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत और बड़े ट्रेड करना। और तीसरा, कुछ जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। ये तीनों ही नुकसान की सबसे बड़ी वजहों में से है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल है माइंडसेट में बदलाव। चलिए अब देखते हैं कि जो ट्रेडर्स लगातार कामयाब होते हैं, वो आखिर सोचते कैसे हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है। जो ट्रेडर हारते हैं और जो जीतते हैं, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क होता है। जो हार रहा है उसे हर ट्रेड में सही साबित होना है, और नुकसान हो जाए तो वो मार्केट को दोष देता है। दूसरी तरफ जो विनर है, वो ये मानकर चलता है कि मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं है। वो अपनी हार जीत की पूरी जिम्मेदारी लेता है और अपने परफॉर्मेंस को किसी एक ट्रेड से नहीं, बल्कि बहुत सारे ट्रेड्स के नतीजों को देखकर जज करता है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी कामयाबी को इस बात से नहीं नापते कि किसी एक ट्रेड में कितना पैसा बना। नहीं, वो उसे इस बात से नापते हैं कि उन्होंने अपने बनाए हुए रूल्स को कितनी अच्छी तरह से फॉलो किया। उनके लिए प्रोसेस सब कुछ है, एक अकेला रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्रोफेशनल माइंडसेट और डिसिप्लिन है, इसे आखिर बनाया कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में पैदाइशी होती है और किसी में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी बना सकता है, डेवलप कर सकता है। और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक मजबूत लिखा हुआ रूल्स का सिस्टम तैयार करना, ताकि इमोशंस के लिए कोई जगह ही ना बचे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एक रूल बुक बनाता है जिसमें हर चीज के लिए नियम होते हैं। कौन सा ट्रेड चुनना है, उसमें कितने पैसे लगाने हैं, एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान लेना है, कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। जब ये सारे नियम पहले से तय होते हैं तो उस पल में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और आखिर में ये सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने जैसा है। एक स्पेक्युलेटर या सट्टेबाज से जो बस थ्रिल और भविष्यवाणियों के पीछे भागता है, एक बिजनेस ओनर बनने तक का सफर जो अपनी रिस्क को मैनेज करता है और एक तय प्लान पर काम करता है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो नुकसान आपकी पर्सनल नाकामी नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्च बन जाता है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही है। मार्केट को कंट्रोल करने या उस पर महारत हासिल करने से पहले किसी भी इंसान को अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। असली जंग चार्ट्स पर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या कोई ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट को मैनेज करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर खुद को मैनेज करने के लिए, अपनी भावनाओं और अपने बर्ताव को काबू में रखने के लिए? हो सकता है कामयाबी का असली राज इसी सवाल के जवाब में छिपा हो। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां नंबरों से ज्यादा पता है क्या चलता है? इंसानी भावनाएं, डर और लालच का असली खेल। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा कैलकुलेटर है? मतलब हम सब यही तो सोचते हैं ना कि सब कुछ लॉजिक, डेटा और बैलेंस शीट पर चलता है। पर क्या हो अगर ये कोई मशीन हो ही ना? अगर ये एक विशाल धड़कता हुआ दिल हो तो? यकीन मानिए, असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और हाँ, ज्यादा इंसानी है। जी हाँ, ये एक भीड़ है। स्टॉक मार्केट कोई ठंडी बेजान मशीन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की एक जीती जागती भीड़ है। और इस भीड़ को चलाने वाला फ्यूल वो है हमारी अपनी भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बाजार के छिपे हुए इंजन को देखेंगे, फिर समझेंगे कि कीमत असल में एक एहसास कैसे है। इसके बाद भीड़ के दिमाग में झांकेंगे, फिर देखेंगे कि इन इमोशनल लहरों पर सवारी कैसे की जाती है, और आखिर में एक प्रोफेशनल की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बाजार का छिपा हुआ इंजन। यहां हम उस सोच को चैलेंज करेंगे कि बाजार हमेशा लॉजिकल होता है, क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जीता जागता इंसानी इकोसिस्टम है। तो देखिए, 2 तरह के नजरिए हैं। एक तरफ है मिथक कि बाजार एक सुपर कंप्यूटर है जो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, और दूसरी तरफ है हकीकत, ये एक इंसानी जंगल है जो हमारी कलेक्टिव भावनाओं और विश्वासों से चलता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कीमत इसलिए नहीं बदलती कि कंपनी की वैल्यू बदल गई, बल्कि इसलिए बदलती है क्योंकि उस वैल्यू के बारे में लोगों की राय बदल गई है। और जानते हैं, मार्केट के हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या है? उम्मीदों की एक जंग। जी हां, एक जंग। हर बार जब कोई स्टॉक खरीदता या बेचता है तो 2 बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। खरीदार को लगता है भविष्य सुनहरा है, और विक्रेता उस सुनहरे भविष्य को बेच रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक नॉन स्टॉप साइकोलॉजिकल नीलामी है। और इस साइकोलॉजिकल नीलामी का नतीजा वो है कीमत। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन। कीमत एक एहसास है। इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, इसे समझिए बाजार की भावनाओं का एक लाइव स्कोर बोर्ड।
तो फिर कीमत है क्या? ये किसी कंपनी की असली वैल्यू का कोई पत्थर पे लिखा सच नहीं है। नहीं, ये तो बस एक टेम्परेरी समझौता है खरीदारों और विक्रेताओं के बीच। इसे रेत पर खींची एक लकीर की तरह समझिए, जो इमोशंस और नई जानकारी की हर लहर के साथ मिटती है और फिर से बन जाती है। हर कीमत एक कहानी सुनाती है। जब कीमत ऊपर जाती है तो ये कहानी है जोश की कि खरीदार जीत रहे हैं। जब कीमत गिरती है तो कहानी है डर की कि विक्रेता हावी हो गए हैं। और जब कीमत सपाट चलती है तो समझ लीजिए ये एक टेम्पररी सीज फायर है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये एक्शन है, ये पैसों का कमिटमेंट है। यहां लोग अपनी सोच पर असली पैसा लगा रहे हैं। तो ये खरीदार और विक्रेता हैं कौन? क्या ये अकेले लोग हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा है। और यही है हमारे तीसरे सेक्शन का मेन कैरेक्टर, भीड़ का दिमाग। क्योंकि जब लाखों लोग एक साथ सोचते हैं ना, तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाते हैं जिसका बर्ताव काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। और इस भीड़ के हैं दो असली मालिक। पहला, लालच, वो कहीं मैं पीछे न रह जाऊं वाला एफओएमओ, जो आंखें बंद करके कुछ भी खरीदवा देता है। और दूसरा है डर, वो सब कुछ लुट जाएगा वाली दहशत, जो पैनिक में सब कुछ बिकवा देती है। मार्केट के सारे बड़े उतार चढ़ाव बस इन्हीं दो ताकतों के टकराने से पैदा होते हैं। अब जरा देखिए ये लालच का चक्कर चलता कैसे है। कीमत थोड़ी सी बढ़ती है और लोगों का ध्यान खींचती है। फिर शुरू होता है सोशल प्रूफ का जादू। मतलब, अरे जब सब खरीद रहे हैं तो सही ही होगा। बस इसी सोच के साथ और लोग मार्केट में कूद पड़ते हैं, जिससे कीमत और ऊपर चली जाती है और ये साइकिल खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। यही वो इंजन है जो मार्केट ट्रेंड्स को जन्म देता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि इमोशंस का ये साइकिल ही ट्रेंड्स बनाता है। तो चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन में इस इमोशनल लहर पर सवारी करते हैं। देखते हैं कि ये भावनाएं चार्ट पर एक ट्रेंड के रूप में आखिर दिखती कैसी हैं। हर बड़े अप ट्रेंड की अपनी एक इमोशनल कहानी होती है। शुरुआत होती है शक से, जब सिर्फ स्मार्ट मनी मतलब गिने चुने लोग खरीदने की हिम्मत करते हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस का दौर, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं और भरोसा बढ़ने लगता है। और कहानी का क्लाइमैक्स वो होता है यूफोरिया, जब आम जनता भी इस पार्टी में शामिल हो जाती है। और अक्सर तभी पार्टी खत्म होने का टाइम भी हो जाता है। और यही इमोशनल कहानी डाउन ट्रेंड में भी दोहराई जाती है, बस उल्टी। सबसे पहले आता है इनकार, अरे ये तो बस एक छोटा सा करेक्शन है। फिर ये इनकार बदलता है चिंता में, और आखिर में चिंता बन जाती है पैनिक, जब लोग किसी भी कीमत पर बस मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने इस इमोशनल रोलर कोस्टर को तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, एक प्रोफेशनल इस भीड़ से खुद को बचाता कैसे है? हमारे आखिरी सेक्शन में हम यही जानेंगे। और इसका जवाब क्या सोचना है में नहीं, बल्कि कैसे सोचना है में छिपा है। एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एमेच्योर ट्रेडर बस प्राइस गेस करने की कोशिश करता है, जबकि प्रोफेशनल अपने रिस्क को मैनेज करने पर फोकस करता है। एमेच्योर खबरों और अफवाहों के पीछे भागता है, वहीं प्रोफेशनल सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिग्नल्स पर भरोसा करता है। और सबसे बड़ा फर्क, एमेच्योर भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जबकि प्रोफेशनल एक साइंटिस्ट की तरह भीड़ को दूर से स्टडी करता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा खतरा, भीड़ का नशा। ये वो सिचुएशन है जब मार्केट की कहानियों और शोर में कोई इतना डूब जाता है कि उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया देखने से पता ही नहीं चलता कि कब भीड़ की भावनाएं हमारी अपनी भावनाएं बन जाती हैं। तो फिर इस नशे से बचा कैसे जाए? देखिए, प्रोफेशनल्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अपने बनाए नियमों पर चट्टान की तरह टिके रहते हैं। वो जानबूझकर फालतू की न्यूज़ और शोर शराबे से दूर रहते हैं। उनका मकसद हर बार सही होना नहीं, बल्कि लंबे समय तक गेम में टिके रहना होता है। और सबसे बड़ी बात, वो भीड़ के डर को अपने लिए एक मौका बनाते हैं और भीड़ के लालच को अपने लिए एक वार्निंग साइन। और आखिर में सारी बात इस एक विचार पर आकर टिक जाती है। मार्केट में कामयाबी दो खेलों का मेल है। एक है बाहरी खेल, यानी भीड़ की साइकोलॉजी को समझना, और दूसरा, जो कि कहीं ज्यादा मुश्किल है, वो है भीतरी खेल, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने लालच को कंट्रोल करना। तो अब एक सवाल सबके लिए, जब अगली बार चार्ट्स पर नजर पड़े तो एक पल रुककर यह सोचना जरूरी है, क्या हम बाजार का शोर सुन रहे हैं या उसका संदेश? क्या हम हर छोटी मोटी खबर और राय के शोर में खोए हुए हैं, या फिर कीमत के जरिए जो भीड़ का असली संदेश मिल रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है। कभी सोचा है कि बाजार की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है?
आज हम टेक्निकल एनालिसिस को एक बिल्कुल अलग अंदाज से देखने वाले हैं। समझ लीजिए ये बाजार के मनोविज्ञान का उसकी सोच का नक्शा बनाने की एक कला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लाखों लोगों के डर और लालच से चलने वाले इस बाजार में कोई सही रास्ता आखिर खोजे तो खोजे कैसे। पहली नज़र में तो ये पूरी तरह से केओटिक लगता है ना? और इसका जवाब, हैरानी की बात है, बहुत सिंपल है। उस नक्शे को पढ़ना सीखकर जो वो लोग पीछे छोड़ जाते हैं। और यही नक्शा यानी कि मार्केट के चार्ट्स आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में रहेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट की सीक्रेट लैंग्वेज। यहां हम समझेंगे कि ये नक्शा बनता कैसे है और चार्ट्स इसकी विजुअल भाषा कैसे बनते हैं। महान ट्रेडर अलेक्जेंडर एल्डर ने एक कमाल की बात कही थी, चार्ट्स ट्रेडर्स और बाजार के व्यवहार के बीच का मेन इंटरफेस हैं। ये जो चार्ट्स है ना, ये बाजार में मौजूद हर एक पार्टिसिपेंट के एक्शन को एक तस्वीर में कैद कर लेते हैं। तो चार्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये हमें ट्रेंड्स, मोमेंटम और कहां से मार्केट पलट सकता है ये सब बताते हैं। ये डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं के पैटर्न दिखाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें भीड़ के दिमाग को पढ़ने का एक जरिया देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि इस नक्शे को बनाने के सबसे बुनियादी टूल्स क्या हैं, वो खास लाइनें जो मार्केट के पूरे इलाके को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। ये वो प्राइस लेवल है जहां खरीदने की डिमांड इतनी मजबूत हो जाती है कि वो कीमत को और नीचे गिरने से रोक देती है। ये हमारे नक्शे की, समझिए, बुनियाद है। और सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो कीमत को और ऊपर जाने से रोक देता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सपोर्ट को समझिए एक फर्श की तरह, जहां बायर्स आते हैं और गिरावट को रोकते हैं। और रेजिस्टेंस वो है छत, जहां सेलर्स आकर बढ़त पर ब्रेक लगा देते हैं। फर्श और छत है ना, बिल्कुल सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट। और फिर आती हैं ट्रेंड लाइंस। ये इन डॉट्स को जोड़कर मार्केट की दिशा और उसकी ढलान को साफ साफ दिखाती हैं। ऐसा सोचिए कि हम नक्शे पर मेन सड़कें बना रहे हैं जो बता रही हैं कि ट्रैफिक किस तरफ जा रहा है। अच्छा, तो इन सीधी लाइनों से अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जानी पहचानी शक्लों यानी पैटर्न्स पर आते हैं। इन चार्ट पैटर्न्स को अपने नक्शे पर पहाड़ या घाटी जैसी ज्योग्राफिकल चीजों की तरह देखिए। इनके नाम तो सुने ही होंगे, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स और बॉटम्स, ट्रायंगल्स। ये सिर्फ रैंडम शेप्स नहीं है दोस्तों। हर पैटर्न खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही लड़ाई की एक कहानी बताता है, जो हमें आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा दे सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स तब बनते हैं जब छोटे टाइम फ्रेम के सिग्नल्स बड़े और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहीं जाने के लिए सैटेलाइट व्यू और गली का नक्शा दोनों का इस्तेमाल करना। बड़ा पिक्चर और छोटी डिटेल्स दोनों जरूरी हैं। चलिए, अब समय है अपने नेविगेशनल टूल्स इस्तेमाल करने का। इन इंडिकेटर्स को एक मैप बनाने वाले के एडवांस्ड औजारों की तरह सोचिए, जैसे कोई कंपास या सेक्सटेंट। शुरुआत करते हैं मूविंग एवरेज से। ये एक जबरदस्त टूल है जो प्राइस के उतार चढ़ाव यानी मार्केट के शोर को कम करके हमें ट्रेंड की असली दिशा साफ साफ दिखाता है, मानो जैसे धुंध में रास्ता साफ हो गया हो। इसका एक क्लासिक सिग्नल है बुलिश क्रॉसओवर। चलिए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक तेज यानी छोटी मूविंग एवरेज एक धीमी यानी बड़ी एवरेज को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाती है। ये सिग्नल है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमेशा दूसरे टूल से भी कंफर्मेशन ली जाए। फिर आते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे कि RSI और MACD। ये मार्केट के लिए एक स्पीडोमीटर की तरह काम करते हैं। ये प्राइस मूवमेंट की स्पीड और ताकत को नापते हैं और ये पहचानने में मदद करते हैं कि मार्केट कहीं ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा खरीदा तो नहीं गया, या ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा बेचा तो नहीं गया। अब आते हैं इस बात पर कि भीड़ के भरोसे को कैसे कंफर्म किया जाए। यहां हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ये हमारे नक्शे पर ट्रैफिक को नापने का एक तरीका है जो किसी भी मूव की ताकत को कंफर्म करता है। जरा यहां दो सिचुएशन देखिए। एक तरफ कीमत भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी। ये एक मजबूत और कंफर्म्ड ट्रेंड का इशारा है। दूसरी तरफ कीमत तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है। ये एक वार्निंग साइन है कि शायद भीड़ इस मूव को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसा कि एल्डर ने खुद चेतावनी दी थी, सिर्फ कीमत को देखकर धोखा हो सकता है।
वॉल्यूम एक बहुत जरूरी कंफर्मेशन टूल है। ये हमें बताता है कि किसी मूव के पीछे असली दमखम है या नहीं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, द कार्टोग्राफर्स माइंडसेट, मतलब एक नक्शा बनाने वाले की सोच। असली हुनर इन सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करने में ही है। तो एक मजबूत सेटअप कैसा दिखता है? चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक अपट्रेंड है जिसे ट्रेंड लाइन कंफर्म कर रही है। प्राइस एक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर ऊपर उछलती है और फिर बूम, एक रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ देती है। मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है कि अभी भी ऊपर जाने की जगह है। और इन सब पर सोने पे सुहागा क्या है? मजबूत वॉल्यूम। जब ये सारे सिग्नल एक साथ एक ही कहानी सुना रहे हों, तब जाकर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की तस्वीर साफ होती है। और यही सबसे जरूरी बात है। हमारा मकसद भविष्य बताना नहीं है। मकसद है कि बाजार इस वक्त जो मनोवैज्ञानिक कहानी सुना रहा है, उसे बिना किसी पक्षपात के समझा जाए। ये व्यवहार को पढ़ना है, भविष्य को नहीं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, चार्ट कोई जादू की गेंद नहीं है, ये भीड़ का आईना है। और सवाल हमेशा यही होना चाहिए, ये आईना इस वक्त क्या दिखा रहा है? ट्रेडिंग आखिर ये है क्या? जुआ या एक हुनर? ज्यादातर लोग इसे जुआ ही समझते हैं और नतीजा नाकामी। तो आज हम अलेक्जेंडर एल्डर की गहरी समझ के साथ ये जानेंगे कि एक सट्टेबाज से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर कैसा होता है, कैसे किस्मत को हटाकर अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। तो देखिए, सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है सट्टेबाज, जो भावनाओं में बहकर, अंदाजों पर चलकर ऐसे नुकसान उठाता है जिन्हें सच कहूं तो टाला जा सकता था। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल, जिसका हर कदम एक सिस्टम पर, एक अनुशासन पर टिका होता है। नतीजा एक ऐसी प्रक्रिया जिसे दोहराया जा सकता है और जिसमें जोखिम हमेशा काबू में रहता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई अभी किस रास्ते पर है, सवाल ये है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर एक सिस्टम वो कौन सी चीज है, वो कौन सा औजार है जो एक प्रोफेशनल को एक एमेच्योर से अलग करता है। अलेक्जेंडर एल्डर ने इस बात को क्या खूब कहा है कि नियमों के बिना ट्रेडर्स भावनाओं, अंदाजों या किस्मत पर निर्भर रहते हैं, जिससे अस्थिर परिणाम और टाले जा सकने वाले नुकसान होते हैं। सोचिए जरा, ये तो ऐसा है जैसे कोई बिना कंपास या नक्शे के समंदर में उतर जाए। भावनाओं और किस्मत की लहरें उसे कहाँ ले जाएंगी कोई नहीं जानता, और नतीजा जाहिर है डामाडोल और ऐसे नुकसान जो अगर नियम होते तो शायद कभी होते ही नहीं। तो ये सिस्टम हम कब से कर रहे हैं? आखिर ये है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई जादुई फॉर्मूला है। नहीं, इसे एक पर्सनल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। एक ऐसा ढांचा जो कोई और नहीं बल्कि ट्रेडर खुद बनाता है, ताकि अनुशासन बना रहे। अगर इसे ठीक से समझें तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बस नियमों का एक पूरा सेट है। इसका काम क्या है? ये ट्रेडिंग के सब्जेक्टिव प्रोसेस को, मतलब जो मन में आया वो किया, उसे एक ऑब्जेक्टिव अनुशासित काम में बदल देता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? उन पलों में जब बाजार में उथल-पुथल हो और डर या लालच हावी होने लगता है। उस वक्त यही सिस्टम एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो एक अच्छे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? उसे कोई भी सवाल अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि ट्रेड में एंटर कब करना है, प्रॉफिट के साथ एग्जिट कब करना है, और उससे भी ज़रूरी लॉस के साथ एग्जिट कब करना है, कितनी पूंजी का जोखिम उठाना है और किन बाजारों में ट्रेड करना है। बेसिकली ये हर एक ट्रेड के लिए एक पूरा रोड मैप है, शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई, अब एक असल प्रोफेशनल ग्रेड सिस्टम का उदाहरण देखते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। और ये है एल्डर का मशहूर ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम। अपनी सादगी में ये ब्रिलियंट है। इसे ऐसे समझते हैं, पहली स्क्रीन मतलब लंबी अवधि का चार्ट, ये बाजार के मेन ट्रेंड को पहचानता है, समंदर में ज्वार किस तरफ है। फिर आती है दूसरी स्क्रीन यानी मीडियम टर्म चार्ट, ये उस ट्रेंड के खिलाफ छोटी छोटी गिरावटों को ढूंढती है, मतलब ज्वार के खिलाफ उठने वाली लहरें जो हमें एंट्री का मौका देती हैं। और आखिर में तीसरी स्क्रीन शॉर्ट टर्म चार्ट, ये पानी की छोटी से छोटी हलचल को पकड़ती है ताकि एंट्री का बिल्कुल सटीक पल मिल सके। तो लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल, अपने ट्रेड को लंबी अवधि के ट्रेंड के साथ और छोटी अवधि की टाइमिंग के साथ अलाइन करना। मतलब बड़े ट्रेंड की दिशा में जाना है, लेकिन सही वक्त पर। यही मैक्रो और माइक्रो का तालमेल है जो कामयाबी की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक बेहतरीन सिस्टम बना लेना
ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जंग तो उसे लागू करने में है, एग्जीक्यूशन। तो अब हम बात करेंगे उन 3 अटूट स्तंभों की जो किसी भी स्ट्रैटेजी को कामयाब या नाकामयाब बनाते हैं। पहला स्तंभ, एंट्री के नियम। अनुशासित एंट्री का मतलब है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को रोकना। बाजार के पीछे नहीं भागना है, बल्कि धैर्य से इंतजार करना है कि बाजार खुद चलकर आए और आपके सिस्टम की सारी शर्तें पूरी करे। याद रखिए, हर हड़बड़ी में की गई एंट्री नाकामी को खुला न्योता देने जैसा है। और अब दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, जैसा कि कहा जाता है, स्टॉप लॉस। इससे पहले कि नुकसान आपको काटे, आप नुकसान को काट दें। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के समंदर में ये एक लाइफ जैकेट की तरह है। स्टॉप लॉस को कभी भी नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी औजार है। ये पहले से ही तय कर देता है कि एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार है। ये भावनाओं को हावी होने से रोकता है और एक छोटी सी गलती को एक बड़ी तबाही बनने से बचाता है। इसे ऐसे समझिए, छोटे मोटे कंट्रोल किए हुए नुकसान ट्रेडिंग के बिजनेस की एक नॉर्मल कॉस्ट है, बस। तीसरा स्तंभ, प्रॉफिट के लक्ष्य। जी हाँ, ये जानना कि प्रॉफिट कब बुक करना है, ये उतना ही जरूरी है जितना स्टॉप लॉस लगाना। क्यों? क्योंकि लालच एक अच्छे खासे जीते हुए ट्रेड को पलक झपकते ही हारे हुए सौदे में बदल सकता है। इसलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी में एग्जिट प्लान हमेशा पहले से तैयार होता है, ताकि प्रॉफिट जेब में आए, वापस बाजार में नहीं। तो सिस्टम बन गया, नियम बन गए, क्या काम खत्म? नहीं, सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असल में यहाँ से एक नया सफर शुरू होता है, अपने सिस्टम को लगातार टेस्ट करने का, उसे बेहतर बनाने का और उस पे महारत हासिल करने का। और ये महारत कैसे हासिल होगी? इस रास्ते से। सबसे पहले बैक टेस्टिंग, मतलब अपने नियमों को पिछले डेटा पर चलाकर देखना कि कहाँ-कहाँ कमजोरियां हैं। फिर पेपर ट्रेडिंग, मतलब बिना असली पैसा लगाए रियल टाइम में सिस्टम को परखना। और आखिर में लगातार मूल्यांकन, क्योंकि बाजार बदलता है और सिस्टम को भी उसके साथ ढलना पड़ता है। इसी प्रक्रिया से सिस्टम पर वो भरोसा बनता है जिसकी जरूरत बाजार के तूफानी दौर में सबसे ज्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, ओवरफिटिंग से बचना। ओवरफिटिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पिछले डेटा पर तो एकदम परफेक्ट काम करे, लेकिन जैसे ही बाजार की चाल थोड़ी भी बदले, वो ढह जाए। ये एक ऐसी चाबी बनाने जैसा है जो सिर्फ एक ही पुराने जंग लगे ताले को खोलती हो। तो जोर किस पर होना चाहिए? सादगी और मजबूती पर। एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग हालात में ढल सके, टूटे नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, एक सिस्टम थ्योरी को एक्शन में बदलता है, और ऐसा करके वो भावनाओं से होने वाली गलतियों की गुंजाइश को कम कर देता है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जोखिम, क्या वो बाजार है या उसका अपना अनुशासनहीन मन? एक सिस्टम इसी अंदरूनी दुश्मन से लड़ने में मदद करता है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को खुद खोजना पड़ता है। नमस्कार। तो चलिए आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू को समझते हैं जो असल में मुनाफे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बाजार के बड़े से बड़े तूफान में भी टिके रहने की कला है। तो वो क्या चीज है जो मुट्ठी भर कामयाब ट्रेडर्स को उस 90% की भीड़ से अलग करती है जो नाकामयाब हो जाती है? क्या ये कोई जादुई फॉर्मूला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है जुआरी, जो हर ट्रेड में बस एक थ्रिल खोजता है, जल्दी से पैसा बनाने का सपना देखता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल, जो इसे एक बिजनेस की तरह देखता है, जहां सब कुछ अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट पर टिका होता है। ठीक है, तो चलिए इस सोच के सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को जरा गहराई से समझते हैं। सर्वाइवल को हमेशा हमेशा पहले रखना। इसे अपनी ट्रेडिंग का ऑक्सीजन समझिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी पूंजी को बचाना। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपने पैसे को सुरक्षित रखना। क्योंकि सोचिए, अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो फिर दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किस काम की? तो सवाल यह है कि आखिर सर्वाइवल इतना जरूरी है क्यों? पहली बात, बाजार में नुकसान तो होगा ही, ये एक सच्चाई है, इसे मानना होगा। लेकिन जो लोग इन छोटे मोटे झटकों को झेल जाते हैं, वही कल के बड़े मौकों का फायदा उठाने के लिए टिके रहते हैं। और जब आपको पता होता है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठा सकते हैं, तो डर पर काबू पाना भी आसान हो जाता है।
अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रोफेशनल लोग सर्वाइवल के इस सिद्धांत को असल में लागू कैसे करते हैं। वो अनिश्चितता को एक मैनेज करने लायक रिस्क में बदलने के लिए कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे पावरफुल टूल पता है क्या है? पोजीशन साइजिंग। ये बस ये तय करने का एक तरीका है कि किसी एक दांव पर अपनी कितनी पूंजी लगाई जाए। मतलब ये रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे सीधा और सबसे असरदार तरीका है। और यहीं पे आता है पहला जबरदस्त नियम, 2% रूल, यानी 2% का नियम। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो इस नियम के हिसाब से आप किसी भी एक ट्रेड में 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ये नियम आपका सुरक्षा कवच है, जो आपको एक ही झटके में बड़े नुकसान से बचाता है। और इसके ऊपर ना एक और सेफ्टी लेयर है, 6% रूल, यानी 6% का नियम। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक समय पर आपके जितने भी ट्रेड्स खुले हैं, उन सब का कुल रिस्क आपकी टोटल कैपिटल के 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पक्का करता है कि अगर बाजार में अचानक कोई बड़ी उथल-पुथल हो भी जाए, तब भी आप गेम में बने रहें। देखिए, ये जो नियम है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इनका असली मकसद है आपके दिमाग को शांत रखना, आपको मनोवैज्ञानिक स्थिरता देना। जब आप जानते हैं कि कोई एक गलत फैसला आपको बर्बाद नहीं कर सकता, तो आप डर और लालच से ऊपर उठकर कहीं बेहतर फैसले ले पाते हैं। और यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की भूमिका आती है। प्रोफेशनल लोग सिर्फ उन्हीं मौकों पर दांव लगाते हैं जहां जीतने पर मिलने वाला इनाम हारने वाले रिस्क से कम दोगुना हो। मतलब अगर 100 रुपए दांव पर हैं, तो कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये एक समझदारी भरा ट्रेड है। लेकिन 100 के रिस्क पर 100 का इनाम? शायद नहीं। तो ठीक है, नियम तो बना लिए, लेकिन सिर्फ नियम बना लेना काफी नहीं है, है ना? उन्हें लगातार लागू करने के लिए एक प्रोसेस की, एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। चलिए अब इसी पर ध्यान देते हैं। तो एक प्रोफेशनल आखिर अपने एक्सपीरियंस से सीखता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आदत में छिपा है, ट्रेडिंग जर्नल। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये वो मशीन है जो आपके अनुभव को आपकी विशेषज्ञता में बदलती है। एक अच्छी जर्नल के 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने हर ट्रेड का हिसाब रखिए। दूसरा, ये जरूर लिखिए कि उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे, एक्साइटेड थे, डरे हुए थे या लालच आ रहा था। तीसरा, हर हफ्ते अपने जर्नल को पलटकर देखिए और पैटर्न खोजिए। और चौथा, उन गलतियों को पहचानिए जो आप बार बार दोहरा रहे हैं और उन्हें सुधारने का प्रण लीजिए। और यहां एक और बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। जो शौकिया ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी कामयाबी को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस से नापते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स अपनी कामयाबी इस बात से नापते हैं कि उन्होंने अपने बनाए हुए प्रोसेस और नियमों का कितनी अच्छी तरह से पालन किया। तो अब आते हैं उस चीज पर जो इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर रखती है, और वो है अनुशासन। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी अनुशासन के बिना किसी काम की नहीं है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपकी अच्छी प्लानिंग को असल नतीजों में बदलता है। मशहूर ट्रेडर अलेक्जेंडर एल्डर इसकी तुलना एक प्लेन उड़ाने से करते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक पायलट इमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी चेकलिस्ट पर भरोसा करता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को अपने नियमों पर टिके रहना चाहिए, खासकर तब जब बाजार में टेंशन का माहौल हो। अनुशासन का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है ड्रॉडाउन्स, यानी लगातार होने वाले नुकसान को संभालना। प्रोफेशनल लोग इसे पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखते। वो जानते हैं कि ये बिजनेस का एक हिस्सा है, जैसे किसी दुकान का किराया। वो इसे एक ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह स्वीकार करते हैं और अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखते हैं। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक प्रोफेशनल की असली ताकत आती कहां से है? ये ताकत भविष्य बताने की काबिलियत से नहीं आती। ये ताकत आती है उन चीजों को कंट्रोल करने से जो उनके हाथ में है। अपनी कैपिटल को बचाना, हर ट्रेड पर रिस्क को लिमिट करना, अपनी गलतियों से सीखने के लिए रिकॉर्ड रखना, और सबसे जरूरी, अपने प्रोसेस पर टिके रहना। वो बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में बस इस एक विचार को हमेशा याद रखेगा, मुनाफा आता जाता रहता है, वो क्षणभंगुर है, लेकिन बाजार में टिके रहना यानी सर्वाइवल स्थायी है। जो ट्रेडर सर्वाइवल की कला में माहिर हो जाता है, कामयाबी आखिरकार उसी के पास आती है।